अनुवाद एक विषय है, तो इस विषय में उसका अर्थ, महत्व और उस परिभाषा, उसके जो प्रकार हैं, विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत निर्धारित जो अर्थ है, तो अनुवाद का अर्थ है मतलब सामान्य रूप से इसको एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद कहलाता है। जैसे अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, सामान्य रूप से जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ट्रांसलेशन, जैसे सामान्य अर्थ यह होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना। उसके बाद अनुवाद को प्रतीकांतरण भी कहते हैं। उसके साथ साथ इसके 2 या 3 उपनाम भी हैं, भाषांतरण और अनुवचन भी कहते हैं। जैसे जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो प्रत्येक विषय के अंतर्गत किसी न किसी विषय में जब हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कभी कभी हमको उपनाम भी दिए जाते हैं। तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिए कि जितने भी उपनाम होते हैं, उपनामों को भी एक साथ एक सूची में अगर आप बनाएं तो बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ अनुवाद के लिए 2 उपनाम दिया गया है, तो प्रतीकांतरण, भाषांतरण और तीसरा है अनुवचन। तो मित्रों चलिए इस विषय के अंतर्गत एक नमूना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषांतरण इसी से संबंधित है। तो पिछले प्रतियोगिताओं में पूछा गया एक प्रश्न है यहाँ आपके सामने, तो भाषांतरण इससे संबंधित है। तो आपको लगता है प्रश्न पढ़ते ही भाषांतरण मतलब भाषा से संबंधित लगता है, लेकिन यहाँ विकल्प देखिए तो भाषा शिक्षण, व्याकरण, अनुवाद और अंतिम साहित्य। तो यहाँ आप चयन करना है अनुवाद। तो बाकी जो 3 विकल्प हैं तो लगता है दुविधा में आएंगे, मतलब आप संकट में पड़ेंगे कि भाषा शिक्षण और अनुवाद, 1 और 3 विकल्प जो हैं, इन 2 विकल्पों के बीच में आप दुविधा में पड़ेंगे कि भाषा शिक्षण हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है भाषांतरण, मतलब भाषा से आप चयन करेंगे, तय करेंगे कि भाषा शिक्षण हो सकता है। लेकिन मित्रों सही विकल्प है अनुवाद। आपको पहले ही बता दिया कि अनुवाद के 3 उपनाम है। तो आगे बढ़ेंगे। अनुवाद का अर्थ, अर्थात अनुवाद का सैद्धांतिक पक्ष एक वस्तु है, तो उसके व्यावहारिक पक्ष की अपनी अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार इसको हम अध्ययन कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि अनुवाद एक पक्ष से सैद्धांतिक वस्तु के रूप में, और उसको हम व्यावहारिक पक्ष से लेना चाहिए, और अनुवाद एक दूसरी तरफ से भाषिक प्रक्रिया के अंतर्गत लेना चाहिए। उसके बाद मित्रों चौथा है अनुवाद वास्तव में 2 भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। जैसे शुरू में ही बता दिया कि सामान्य रूप से अनुवाद जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, मतलब ट्रांसफ़र करना, जो इसको हम कह सकते हैं कि वास्तव में 2 भाषाओं के बीच में सेतु का काम करता है, सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। इससे तात्पर्य यह है कि संस्कृति में जितने भी पक्ष होते हैं, सारे पक्षों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र मतलब अनुवाद करते हुए जैसे एक सेतु, पुल का काम करता है। उसके बाद इस भाषा की संरचना अपने में विशिष्ट होती है, मतलब प्रत्येक भाषा से संबंधित संरचना जो है विशिष्ट होती है। मतलब जिस भाषा से हम सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं, तो वहाँ की संरचना जो है विशिष्ट होती है। उसके बाद यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि अनुवाद को दोनों भाषाओं में समान अभिव्यक्तियाँ मिल ही जाएं। जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद करना चाहते हैं किसी एक सामग्री को, मतलब लिखित सामग्री को, तब दोनों संरचनाएं या अनुवाद के जो अभिव्यक्तियां हैं तो समान रूप से पाए जाते हैं या निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। कुछ संदर्भों में निश्चित मतलब मक्की की मक्की जो कहते हैं, तो
समान अभिव्यक्तियाँ पाए जाते हैं कुछ संदर्भों में, मतलब विषय के अंतर्गत, मतलब विषय के अनुसार कभी कभी निश्चित अभिव्यक्तियाँ पाए जाते हैं, कभी कभी निश्चित नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब भाषा जो है एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। कई प्रकार के प्रतीक होते हैं भाषा तत्व के अंतर्गत, जैसे व्याकरण के हो सकते हैं, व्याकरण के अंतर्गत विकारी अविकारी हो सकते हैं, या ध्वनियों से संबंधित हो सकते हैं, वाक्य संरचना भी हो सकते हैं, शब्दों की संरचना, इस प्रकार तमाम सारे जो भी हैं प्रतीकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो जिसका उद्देश्य है कि संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत भाषा का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति में जो भी विचार प्रकट करना चाहता है वह दूसरे श्रोता तक पहुंचाता है। इसको हम संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। तो अनुवाद भी प्रतीकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संप्रेषण करना या स्वीकृति करना, विचारों का दूसरों तक पहुंचाना या स्वयं अर्थग्रहण करना, इस प्रकार ये जो भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था के रूप में अनुवाद होते जाता है। उसके बाद 8वां बिंदु है, अनुवाद में अनुवादक को 2 प्रतीक व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। मतलब जैसे जब अनुवाद करना चाहता है अनुवादक तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, 2 भाषाओं के बीच की जो भी व्यवस्था है प्रतीकों की, उन व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। इस प्रकार 2 भाषाओं में उनको पकड़ होना चाहिए। 2 भाषाओं की जो भी प्रतीक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में पकड़ होना चाहिए। उसके बाद 9वां बिंदु है, एक प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी प्रतीक व्यवस्था में अंतरित करता है। मतलब एक जो लक्ष्य मतलब स्रोत भाषा है, स्रोत भाषा की जो भी प्रतीकात्मक व्यवस्था है उस व्यवस्था को अर्थ ग्रहण करते हुए दूसरी प्रतीक व्यवस्था में अंतरित करता है अनुवादक। अंतरित करना मतलब अनुवाद करना, हस्तांतरण करना। उसके बाद 10वां बिंदु है, अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए एक और प्रतीक की संकल्पना को समझना होता है, क्योंकि एक स्तर पर अनुवाद अर्थ है कि प्रतीकांतरण भी होता है। जैसे अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए एक और प्रतीक की संकल्पना को समझना होता है। प्रतीक की संकल्पना को जब समझते हैं तभी अनुवाद सफल होता है। उसी को हम मानक अनुवाद कह सकते हैं। जैसे अनुवाद का अर्थ ये भी होता है कि प्रतीकांतरण। जैसे इससे पहले एक नमूना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया कि उसी तरह और एक प्रश्न आपके सामने बता रहा हूँ कि अनुवाद का अर्थ यह भी है, एक प्रश्न है मित्रों। तो अनुवाद का अर्थ यह भी है। आपके प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होते हैं, तो प्रतीकांतरण एक सही विकल्प होगा। उसके साथ साथ बाकी 3 जो हैं अशुद्ध या गलत विकल्प होते हैं, वहाँ आपको प्रतीकांतरण विकल्प का चयन करना होगा। दूसरी ओर भाषा सिद्धांतों को भी समझना होता है, क्योंकि अनुवाद 2 भाषाओं के मध्य होने की वाला भाषांतरण भी है, इसलिए अनुवाद को भाषांतरण भी कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि भाषाओं के मध्य होने वाला यह है, नहीं तो दूसरे रूप में भी प्रश्न हो सकता है कि भाषाओं के मध्य होने वाला क्या है। नीचे विकल्प होते हैं, वहाँ सही विकल्प होगा भाषांतरण। तो इस प्रकार भाषांतरण को समझते हैं हम लोग। उसके बाद अनुवाद का शाब्दिक अर्थ, जैसे अभी तक हम उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसके बारे में हम विचार किए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है अनुवाद का। अनुवाद शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस वाद। इस अनु का अर्थ है पीछे या अनुगमन करना। वाद शब्द वद धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। मतलब
संस्कृत रूप को हम यहाँ बता रहे हैं शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत। अनुवाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे इसमें दो शब्द हैं, अनु प्लस वाद। अनु का अर्थ है पीछे या अनुगमन करना, और दूसरा शब्द है वाद, तो वद धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना। यहाँ इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं, अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। नीचे विकल्प होते हैं, वहाँ पीछे या अनुगमन करना, इस प्रकार मतलब सही विकल्प होगा। फिर दूसरा अन्य भाषा मतलब अनुवाद का अर्थ के अंतर्गत जो हम चर्चा किए थे, उस चर्चा के अंतर्गत जो भी गलत विकल्प यहाँ दिए जाते हैं शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत, आप सही विकल्प का चयन करना होगा। वहाँ पीछे या अनुगमन करना जो विकल्प है उसको चयन करना होगा। उसके बाद हम शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना। यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना, यह किसके अंतर्गत आता है। जैसे वहाँ भाषा के जो भी चार स्किल्स है या कौशल है, कुशलताएं हैं, चारों कौशल, जैसे बोलना, वाचन और लेखन, इस प्रकार जितने भी चारों कौशल हैं, चारों कौशल भी दिए जाते हैं विकल्प के अंतर्गत। लेकिन आपको यहाँ अनुवाद विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद एक बार कही गई बात को दोहराना या पुनर्कथन भी शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत ले सकते हैं। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में कम से कम 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। मतलब एक एक प्रश्न को, मतलब विषय को लेकर आप एक एक पॉइंट को लेकर आप पढ़ते हुए याद रखना होगा। उसके बाद अनुवाद में जो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। यह शब्द ट्रांस और लेशन के संयोग से बना है। जैसे हम कभी कभी बार बार हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। जैसे जो ट्रांसलेशन है, ट्रांस और लेशन के संयोग से बना है, इसका अर्थ है पार ले जाना। अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, उसी को हम शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत जो ट्रांस और लेशन अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ है, इस तरह समझना चाहिए। 7वां शाब्दिक अर्थ है अतः एक भाषा के पार ले जाने की प्रक्रिया के लिए ही ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी में प्रचलित होता है। उसके बाद अनुवाद का शाब्दिक अर्थ, प्राचीन काल की भारतीय गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें गुरु या आचार्य लोग जो कुछ बोलते या मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य लोग गुरु के उन कथनों के पीछे पीछे उन्हीं बातों को दोहराते थे। इसी को अनुवाद या अनुवचन कहते हैं या कहा जाता था। मतलब भारतीय प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी, उस समय जो गुरु बोलते थे, शिष्य उसके सामने बैठकर उसी कही गई बातों को दोहराते हुए पीछे पीछे जाते थे, उसको हम अनुवाद या अनुवचन कहते हैं। यहाँ और एक उपनाम भी आया है अनुवाद का, अनुवचन। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, और एक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिष्य के लिए दोहराना या पुनर्कथन करना इसलिए आवश्यक था कि प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा मौखिक परंपरा में दी जाती थी। जो भी हम प्राचीन काल की गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उस समय की शिक्षा सिर्फ मौखिक रूप थी, तो मौखिक परंपरा में दी जाती थी। इसलिए उस समय जो भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो गुरु बोलते थे और छात्र या शिष्य उस बोली हुई कही गई बातों पर ध्यान देते हुए, उसको रटते हुए, बार बार दोहराते हुए आगे बढ़ते थे। और उसके पीछे पीछे, मतलब गुरु से कही गई बातों के पीछे पीछे जाते हुए जो भी शंकाएं होते हैं
उसके बारे में प्रश्न करते हुए चर्चा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो अनुवाद का जो शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत जो प्राचीन काल के और एक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अनुवाद का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो वहाँ सही विकल्प होगा किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है। तो इस प्रकार पाणिनि द्वारा शाब्दिक अर्थ दिया गया है। तो उसके बाद भर्तृहरि ने भी अनुवाद शब्द का प्रयोग दोहराने या पुनर्कथन के अर्थ में ही किया है, मतलब आवृत्ति अनुवादों व इस प्रकार। उसके बाद जैमिनीय न्यायमाला में भी अनुवाद को ज्ञात का पुनर्कथन ही माना गया है। जैसे ज्ञातस्य कथनमनुवाद कहते हैं संस्कृत में। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जैमिनीय न्यायमाला में किस अर्थ में अनुवाद का शाब्दिक अर्थ बताया गया है? पुनर्कथन ही माना जाता है ज्ञात बात को। उसके बाद अनुवाद का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इससे पहले भी बताया कि जिस भाषा से हम अनुवाद करते हैं उसको स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में हम अनुवाद करना चाहते हैं उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे इसको हम स्रोत भाषा, इसको हम लक्ष्य भाषा। उसके बाद स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों के लिए लक्ष्य भाषा में समतुल्य अभिव्यक्तियाँ खोजना एक कठिन कार्य होता है। जैसे स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा से हम अनुवाद करना चाहते हैं, जिस भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं उस भाषा लक्ष्य भाषा कहा जाता है। मतलब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि दोनों भाषाओं में समान रूपी भिन्न रूपी तत्वों को ध्यान देते हुए अनुवाद करना होता है सामग्री को। उसके बाद तीसरा है अनुवाद लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के बीच एक ऐसे सेतु का निर्माण करता है जिससे दोनों के बीच तालमेल स्थापित हो सके और स्रोत भाषा पाठ तथा लक्ष्य भाषा पाठ के बीच सेतु का कार्य करता है अनुवाद। इस प्रकार पांचवा बिंदु है अनुवाद कार्य में अनुवादक द्विभाषिक होना एक अनिवार्य शर्त होती है। जैसे प्रश्न बन सकता है, यहाँ पहले वाक्य को समझ लीजिए। अनुवाद कार्य में अनुवादक द्विभाषिक होना एक अनिवार्य शर्त होती है। किस में यह अनिवार्य शर्त होती है कि अनुवादक द्विभाषिक होना अनिवार्य है? तो अनुवाद में इस प्रकार कई प्रकार के मतलब भिन्न रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। उसके बाद स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर मातृभाषा के समान अधिकार होना अनिवार्य है। मतलब अनुवादक को उसकी मातृभाषा में जिस प्रकार अधिकार है तो उसी तरह लक्ष्य भाषा में भी अधिकार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो लिखित सामग्री है या मुद्रित सामग्री है उस मुद्रित स्रोत सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादक को अपनी मतलब उसकी मातृभाषा में जिस प्रकार पकड़ है या अधिकार है उसी तरह लक्ष्य भाषा में भी पकड़ या अधिकार होना चाहिए। उसके बाद अनुवादक को मूल भाषा या स्रोत भाषा पाठ का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसे भाषा से संबंधित ज्ञान होना अनिवार्य है, उसके साथ साथ विषय से संबंधित ज्ञान होना भी अनिवार्य है। उसके बाद लक्ष्य भाषा पाठ को ही अनुदित पाठ कहा जाता है। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लक्ष्य भाषा पाठ को यहाँ अनुदित पाठ कहते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं इसलिए इसको
नाम देते हैं कि अनुदित पाठ। उसके बाद हम दूसरे विषय पर पहुंचेंगे। अनुवाद के अंतर्गत अनुवाद के प्रकार या अनुवाद के वर्गीकरण। अनुवाद में कई प्रकार हैं या कई प्रकार के वर्गीकरण हैं। जैसे अनुवाद के प्रकारों का विभाजन मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। मतलब जब हम अनुवाद का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से 3 बिंदुओं का ध्यान देना होता है। जैसे आपके सामने प्रस्तुत है एक ए, अंग्रेजी ए देखिए, माध्यम के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण या प्रकार। बी है प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण या प्रकार। उसके बाद पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार या वर्गीकरण। तो इस प्रकार हम अनुवाद का विभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ अनुवाद के प्रकार में जैसे अभी अभी चर्चा की है कि ये माध्यम के आधार पर अनुवाद के प्रकार या वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हमको फिर उपविभाग होंगे, प्रतीक प्रकार, भाषा प्रकार और लेखन प्रकार। मतलब ये में माध्यम के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार या वर्गीकरण है, इसमें हमको फिर 3 उपविभाग होते हैं। यहाँ दुविधा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है परीक्षार्थी। तो यहाँ ए दिया गया है, ए में फिर हम चर्चा कर रहे हैं। कर्सर को देखिएगा, यहाँ एक प्रतीक प्रकार और भाषा प्रकार और लेखन प्रकार 3 रूप। फिर माध्यम के प्रकार में प्रतीक प्रकार के अंतर्गत 3 उपभेद होते हैं। फिर भाषिक अनुवाद। भाषिक अनुवाद उसी को कहते हैं यदि अनुवाद एक ही भाषा की किसी एक प्रतीक व्यवस्था से उसी भाषा की किसी अन्य प्रतीक व्यवस्था के बीच किया गया है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद कहा जाता है। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, यदि अनुवाद एक ही भाषा की किसी एक प्रतीक व्यवस्था से उसी भाषा की किसी अन्य प्रतीक व्यवस्था के बीच किया गया है तो वह अंतःभाषिक अनुवाद का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद माध्यम के आधार पर प्रतीक प्रकार के अंतर्गत 3 उपभेद होते हैं। जैसे अंतर्भाषिक अनुवाद, इसको अंतर्भाषिक अनुवाद उसको कहते हैं यदि अनुवाद भाषा की प्रतीक व्यवस्था से दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था के बीच होता है तो उसे उस अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। मतलब अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवाद भाषा की प्रतीक व्यवस्था से, मतलब दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था के बीच होता है। मतलब लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के बीच में जो प्रतीक व्यवस्था है उस बीच में होता है, उसको हम भाषिक अनुवाद कहते हैं। माध्यम के आधार पर अनुवाद के अंतर्गत अनुवाद का वास्तविक क्षेत्र यही होता है। उसके बाद माध्यम के आधार पर प्रतीक प्रकार के अंतर्गत 3 उपभेद होते हैं। जैसे तीसरा है अंतर प्रतीकांतरात्मक अनुवाद है। इसमें भाषिक प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अर्थ का अंतरण किया गया है। जैसे ध्यान दीजिए, भाषा से संबंधित जो भी प्रतीक व्यवस्था में अर्थ का अंतरण किया गया हो उसको हम अंतर प्रतीकांतरात्मक अनुवाद कहते हैं। यहाँ फिर मूल पाठ की प्रतीकात्मक पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद भाषा प्रकार, दूसरा भाषा के विभिन्न रूपों जैसे मौखिक, लिखित, पद्य, गद्य आदि में किया गया अनुवाद भाषा प्रकार के अंतर्गत आता है। जैसे हम ए में मतलब माध्यम के आधार पर अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ दूसरा है भाषा प्रकार। भाषा प्रकार के अंतर्गत भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे मौखिक रूप, लिखित रूप और साहित्य के अंतर्गत पद्य, गद्य, इस प्रकार कई रूप होते हैं। तो इस रूप में अनुवाद भाषा प्रकार के अंतर्गत
होता है। उसके बाद उपादान सापेक्ष और रूप सापेक्ष हैं भाषा प्रकार के अंतर्गत। उपादान सापेक्ष के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उच्चरित या मौखिक तथा लिखित भाषा ग्रहण किया जाता है, अतः इसमें पाठ अनुवाद और आशु अनुवाद उपभेद होते हैं। जैसे पाठ अनुवाद के अंतर्गत लिखित रूप में होने वाले अनुवाद को पाठ अनुवाद कहते हैं। जैसे पाठ अनुवाद इसे कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ आपको चयन करना होगा, पाठ अनुवाद को हम लिखित रूप में कहते हैं। उसके बाद अनुवाद का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि पाठ में व्यक्त मूल लेखक का संप्रेष्य अनुदित होकर दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंच सके। जैसे स्रोत भाषा में जो लेखक अपने विचारों को व्यक्त किए हैं, तो उन विचारों को लक्ष्य भाषा में पाठकों तक पहुंचाना ही पाठ अनुवाद होता है। उसके बाद भाषा प्रकार के अंतर्गत उपादान सापेक्ष है, इसमें बा है आशु अनुवाद। उच्चरित मौखिक रूप को आशु अनुवाद कहते हैं। जैसे स्रोत भाषा में जो उच्चरित या मौखिक रूप है उसको हम आशु अनुवाद कहते हैं उपादान सापेक्ष के अंतर्गत। फिर माध्यम के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार हैं उसमें फिर दूसरा है भाषा अनुवाद उपभेद है। तो इस वर्गीकरण के उपभेदों के रूप में रूप सापेक्ष अनुवाद है दूसरा, उसमें फिर पद्य और गद्य रूप अनुवाद के आधार बनते हैं। तो पद्य अनुवाद के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इसको पुनर्सर्जन भी कहते हैं। लेखक की शैली और लय, चांद, प्रतीक, अलंकार आदि पर ध्यान रखना होता है। तो पद्य अनुवाद में जैसे कई बार आप किसी संदर्भ में पढ़ते हैं तो अनुवाद करते समय जब पद्य की बात आती है, मतलब स्रोत भाषा से या स्रोत सामग्री से अगर पद्य सामग्री है तो उस समय पुनर्सर्जन भी कहते हैं इस पद्य अनुवाद को। तो पद्य अनुवाद में जो लेखक की शैली और लय, छंद, प्रतीक, अलंकार आदि हैं, इस पर ध्यान देते हुए लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना होता है। उसके बाद बा है गद्य अनुवाद। जब गद्य अनुवाद करते हैं लक्ष्य भाषा में तो उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे गद्य अनुवाद के अंतर्गत अगर हम साहित्य का उदाहरण लेंगे हिंदी में, तो गद्य में अगर मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित गद्य साहित्य को लेंगे तो वहाँ कोई एक कहानी या कोई दूसरी रचना को लेंगे तो कहानी में किसी हिंदी क्षेत्र में हिंदी सामाजिक परिवेश या सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित कोई एक कहानी को हम अगर तेलुगु में अनुवाद करना चाहते हैं तो उस समय हिंदी क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए तेलुगु सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष को या उस सीमा को ध्यान में रखते हुए गद्य अनुवाद करना होता है। उसके बाद भाषा प्रकार के अंतर्गत गद्य अनुवाद में सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद माध्यम के आधार पर अनुवाद के प्रकार में फिर तीसरा बिंदु है लेखन प्रकार। इसके अंतर्गत लिप्यांकन एक अनुवाद है, उपभेद है, उपप्रकार है। तो यह अंग्रेज का ट्रांसक्रिप्शन शब्द का पर्याय है लिप्यांकन। यहाँ प्रश्न बन सकता है लिप्यांकन इससे संबंधित है, वहाँ अंग्रेजी शब्द होगा ट्रांसक्रिप्शन, नहीं दूसरे रूप में प्रश्न बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन इससे संबंधित है। लिप्यांकन फिर लेखन प्रकार या माध्यम के आधार पर प्रकारों में कोई दूसरा गलत विकल्प दे सकता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, तो वहाँ आप चयन करना है लिप्यांकन अनुवाद के प्रकार। फिर लिप्यांकन में देखेंगे
स्रोत भाषा के पाठ को स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर लिख देना ही लिप्यांकन में। तो लिप्यांकन उसको कहते हैं, स्रोत भाषा के जो पाठ है, स्रोत भाषा के जो उच्चारण है, तो उसी को आधार मानते हुए लिप्यांकन में अनुवाद किया जाता है। उसके बाद लिप्यांकन में अर्थात मौखिक भाषाओं को लिपिबद्ध करना, जैसे मौखिक रूप से जो सामग्री है स्रोत भाषा में उसी को उसी लिपिबद्ध करना ही हम लिप्यांकन कहते हैं। उसके बाद लिप्यंतरण, लिप्यांकन के बाद दूसरा बिंदु है यहाँ लिप्यांतरण। यह अंग्रेज का ट्रांसलिटरेशन शब्द का पर्याय है। तो लिप्यंतरण में स्रोत भाषा में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के लिपि चिन्हों का प्रतिस्थापन लिप्यंतरण का आधार है। जैसे स्रोत भाषा में जो लिपि चिन्ह होते हैं, तो लक्ष्य भाषा के जो लिपि चिन्ह होते हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिस्थापन करना लिप्यांतरण का आधार बन जाता है। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी मित्रों अनुवाद के जो प्रकार के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बी है प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार या वर्गीकरण या विभाजन। इसमें पहला बिंदु है अनुवाद प्रक्रिया का निर्धारण स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के पाठों की प्रकृति की दृष्टि से भी किया जा सकता है। जैसे जब अनुवाद करते हैं उस समय स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के पाठों की प्रकृति, पाठों की प्रकृति मतलब विषय। उदाहरण के तौर पर यह मानकर चलिए कि कोई संस्कृति से संबंधित स्रोत भाषा की सामग्री को हम अनुवाद करना चाहते हैं, तो विषय को भी महत्व दिया जाता है। अभी तक हम चर्चा किए हैं ये के अंतर्गत, ये विभाजन के अंतर्गत, लेकिन यहाँ हम यह बात पर जोर दे रहे हैं कि जो भी विषय है, विषय भी महत्व रखता है अनुवाद के अंतर्गत। जैसे विषय को ध्यान देना चाहिए भाषा के तत्वों के साथ साथ। उसके बाद अगला बिंदु है प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के अंतर्गत। जैसे इस आधार पर मूल रचना का जो प्रभाव मूल भाषा पर पड़ा है, वही प्रभाव अनुदित लक्ष्य भाषा पाठ के पाठकों पर भी पड़ना चाहिए। जैसे स्रोत भाषा की कोई एक रचना को लेंगे हिंदी साहित्य में, जैसे अभी अब प्रेमचंद जी की जिक्र कर रहे थे, तो प्रेमचंद जी की कहानी, कई कहानियाँ हैं, तो उस कहानियों में किसी एक कहानी को लेकर हम तेलुगु या अन्य भाषाओं में अनुवाद करना चाहते हैं, तो उस कहानी को हिंदी भाषी पढ़ने के बाद जिस प्रकार भावुक हो जाता है, जिस प्रकार उसको संतुष्टि मिलती है, उसी तरह तेलुगु पाठक या अन्य मतलब लक्ष्य भाषा के पाठक उस कहानी को पढ़ने के बाद भी उस तरह संतुष्टि मिलनी चाहिए या उसको विनोद होना चाहिए या कोई भावुक होना चाहिए। जैसे पूस की रात एक कहानी है प्रेमचंद जी की, तो पूस की रात कहानी हिंदी पाठक पढ़ने के बाद जिस प्रकार उसको आनंद मिलती है, तो उसी तरह हिंदी भाषी या कन्नड़ भाषी या केरल भाषी, मलयालम भाषी पढ़ने के बाद भी उस तरह भावुक होना चाहिए कि उस लक्ष्य भाषा में अनुदित कहानी को पढ़ने के बाद। इस तरह पाठ के पाठों को भी मतलब विषय को भी ध्यान में रखा जाता है अनुवाद में। उस प्रकार तीसरा बिंदु है दोनों आधार पर प्रक्रिया के दो प्रकार सामने आते हैं। जैसे तीसरा बिंदु है पाठ्यधर्मी अनुवाद, दूसरा है प्रभावधर्मी अनुवाद। जैसे प्रकारों के संदर्भ में जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हो गया है। उसके बाद बी है प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर तीसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु में फिर दो उपविभाग हैं यहाँ। मित्रों ध्यान दीजिए, पाठ्यधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद। जैसे यहाँ चर्चा करेंगे पाठ्यधर्मी अनुवाद
किसे कहते हैं। तो यहाँ पाठ्यधर्मी अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठ में इस प्रकार अंतरण किया जाता है कि मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में प्रतिस्थापित हो, उसे पाठ्यधर्मी अनुवाद कहते हैं। मतलब जो स्रोत भाषा का या स्रोत भाषा की जो सामग्री है तो लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित हो या संप्रेष्य अनुदित हो, उसे पाठ्यधर्मी अनुवाद कहते हैं। अर्थात संरचना और बनावट पर ध्यान रखना है। जो संरचना है या बनावट है उस पर ध्यान देना पड़ता है पाठ्यधर्मी अनुवाद के अंतर्गत। उसके बाद प्रभावधर्मी अनुवाद दूसरा है। पाठकों पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। स्रोत भाषा के पाठकों पर लेखक जो प्रभाव डाला है वही प्रभाव लक्ष्य भाषा के पाठकों पर पड़े। अभी हम बताएं तो फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी के अंतर्गत साहित्यिक अनुवाद विशेष रूप से काव्यानुवाद प्रभाव धर्मी अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रभावधर्मी अनुवाद के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में जो पद्यानुवाद है, पद्यानुवाद को इसी कोटि में रखते हुए अनुवाद किया जाता है। प्रश्न बन सकता है पद्यानुवाद या काव्यानुवाद इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सही विकल्प है प्रभावधर्मी अनुवाद। तो फिर अनुवाद के प्रकार जो हैं उसमें सी है पाठ के आधार पर अनुवाद। तो यहाँ कुछ अनुवादों में पाठ के कथ्य या अर्थ पक्ष की प्रधानता रहती है, तो कुछ अनुवादों में अभिव्यक्ति पक्ष की। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, जब पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत जब हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ अनुवादों में पाठ के कथ्य मतलब जो विषय है या अर्थ पक्ष की प्रधानता रहती है। तो कुछ अनुवादों में अभिव्यक्ति पक्ष, कभी कभी कथ्य पक्ष की प्रधानता होती है, कभी कभी अभिव्यक्ति पक्ष। मतलब विषय को कभी कभी महत्व दिया जाता है, कभी कभी अभिव्यक्ति पक्ष को महत्व दिया जाता है पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार वर्गीकरण या विभाजन में। तो उसके बाद मित्रों इस दृष्टि से पाठ के आधार पर दो मुख्य उपभेद किए जा सकते हैं। जैसे हम जिक्र कर रहे थे पाठ के आधार पर अनुवाद के अंतर्गत, तो इस दृष्टि से दो मुख्य उपभेद हैं। जैसे अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद और दूसरा अर्थ सापेक्ष अनुवाद। जैसे यहाँ दो उपविभागों के अंतर्गत ध्यान दीजिए, पहला बिंदु है अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद। तो अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद उस विषय को कहते हैं अभिव्यक्ति का संबंध एक और पाठ की रचना के साथ होता है, तो दूसरी ओर भाषा व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के साथ। जब हम स्रोत भाषा की जो सामग्री है उस सामग्री को हम लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं, तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत पाठ की रचना के साथ और भाषा व्यवस्था दोनों को महत्व दिया जाता है पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार में। जैसे रचना के साथ मतलब रचना को भी ध्यान दिया जाता है स्रोत भाषा की सामग्री पर, उसके साथ साथ भाषा व्यवस्था को भी ध्यान में या भाषा व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में भी ध्यान रखा जाता है। भाषा व्यवस्था के विभिन्न स्तर क्या होते हैं, जैसे व्याकरणिक पक्ष हो या ध्वनि पक्ष हो, वाक्य के संदर्भ में हो, इस प्रकार जितने भी भाषा व्यवस्था हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद इस आधार पर इसे दो रूपों में उप विभाजन किया जा सकता है। जिसे अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद में फिर उप विभाग के रूप में दो रूपों में बांटा जा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद में उप विभाग मतलब एक है रचना सापेक्ष अनुवाद। इसमें पाठ के प्रत्येक अंश का
या कुछ अंशों का अनुवाद किया जाता है। रचना सापेक्ष अनुवाद में मतलब कभी कभी प्रत्येक अंश का मतलब स्रोत भाषा के जो भी अंश होते हैं उन अंशों में कभी कभी एक अंश को ध्यान दिया जाता है, कभी कभी पूरे अंश को या कुछ अंशों को ध्यान दिया जाता है, उन अंशों को अनुवाद किया जाता है। पाठ के आधार पर अनुवाद के अंतर्गत फिर अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद में रचना सापेक्ष अनुवाद है, तो इसलिए इसे पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो उपविभागों में पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद मुख्य रूप से विभाजन है। तो पूर्ण अनुवाद यहाँ देखिए, जिस अनुवाद में मूल रचना या पाठ के प्रत्येक अंश का अनुवाद किया जाता है वह पूर्ण अनुवाद कहलाता है। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्ण अनुवाद उसी को कहा जाता है जिस अनुवाद में मूल रचना या मूल पाठ के प्रत्येक अंश का अनुवाद किया जाता है, वह पूर्ण अनुवाद कहलाता है। प्रश्न में ही उत्तर है, पूर्ण अनुवाद किसे कहते हैं या पूर्ण अनुवाद इसे कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है विकल्प में, तो आप सही विकल्प का चयन करना होगा पूर्ण अनुवाद, जो संपूर्ण रूप से मतलब स्रोत सामग्री के संदर्भ में जो संपूर्ण तत्व हैं, संपूर्ण रूप से जब हम अनुवाद करते हैं उसको पूर्ण अनुवाद कहते हैं। तो पूर्ण अनुवाद में देखिएगा, यहाँ मूल पाठ का कोई भी अंश छोड़ा नहीं जाता है और स्रोत भाषा पाठ की प्रत्येक इकाई शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य आदि का लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित करना ही पूर्ण अनुवाद कहलाता है। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, पूर्ण अनुवाद में संपूर्ण रूप से अनुवाद होता है, उसके साथ साथ स्रोत भाषा के जितने भी तत्व हैं जैसे शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य आदि का लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित करना ही पूर्ण अनुवाद कहते हैं। उसके बाद उसमें आंशिक अनुवाद है, अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद, रचना सापेक्ष अनुवाद में फिर उपविभाग है। तो स्रोत भाषा के मूल रचना के सारे अंश अनुवाद करना संभव नहीं हो पाता, तब मूल रचना के कुछ अंश बिना अनुवाद किए छोड़ दिए जाते हैं। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, हम पूर्ण अनुवाद के संदर्भ में संपूर्ण रूप से अनुवाद किए जाते हैं, लेकिन आंशिक अनुवाद में आंशिक मतलब किसी कुछ बिंदु या कुछ तत्व संपूर्ण रूप से मतलब यथातथ लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना कठिन होता है, उस समय कुछ अंश बिना अनुवाद किए छोड़ दिए जाते हैं। वह उस अंश जो हैं लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए अनुवादक जो हैं तो स्रोत भाषा के जो भी तत्व हैं उन तत्वों को छोड़ देते हैं। उसके बाद सामान्यतः इन अंशों को लक्ष्य भाषा के अनुदित पाठ में यथावत रूप में रख दिया जाता है। जैसे सामान्यतः इन अंशों को लक्ष्य भाषा के अनुदित पाठ में यथावत रूप में रख दिया जाता है। कुछ अंशों को निकाल दिए जाते हैं, कुछ अंशों को यथावत वैसे ही शब्द रख दिए जाते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद में दूसरा है व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद। मित्रों यहाँ मैं एक एक बिंदु को मतलब मुख्य रूप से ए बी सी अंग्रेजी क्रमानुसार रूप हैं विभाजन किए हैं हम लोग। उसके बाद ए बी सी के बाद अंग्रेजी क्रम संख्या के अनुसार हम विभाजन किए हैं। तो उसके बाद उसमें फिर 1, 2 और रोमन संख्या में देते हुए हम विभाजन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप यहाँ कठिनाई महसूस मत कीजिएगा। यहाँ आप लोग जो एक सूची बनाइए, सूची में एक एक अंकित करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समझने के लिए बहुत आसान होगा। तो इस सूची को
आरेख के रूप में जो सूची है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे। तो यहाँ भाषा के किसी एक स्तर का अनुवाद या सभी भाषिक स्तरों का अनुवाद किया जाता है। उसके बाद इस दृष्टि से समग्र अनुवाद और परिसीमित अनुवाद के रूप में उपविभाजन किया जा सकता है व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद को। फिर अ ब के रूप में दो उपविभाजन हैं, समग्र अनुवाद और परिसीमित अनुवाद। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समग्र अनुवाद क्या है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पाठ के आधार पर अनुवाद, अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद, फिर उसमें उपविभाजन किए हैं व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद, फिर उसमें उपविभाजन किए हैं समग्र अनुवाद। मूल पाठ के सभी भाषिक स्तरों को लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरित किया जाए, उसी को हम समग्र अनुवाद कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समग्र अनुवाद में मूल पाठ के सभी भाषिक स्तरों को लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरित करें। मतलब भाषा के जो भी स्तर होते हैं, कई प्रकार के स्तर, उन स्तरों को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना समग्र अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद कभी भी समरूपी नहीं होता बल्कि समतुल्य होता है, जिसमें प्रायः मूल भाषा कुछ न कुछ छूट जाता है या अनुवादक कुछ छोड़ देता है। इसलिए समग्र रूप अनुवाद में मूल विषय जो है कुछ न कुछ रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं या उसको बिल्कुल लुप्त करते हैं। फिर व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद में परिसीमित अनुवाद और एक उपविभाग है। तो इसमें स्रोत भाषा पाठ की भाषा व्यवस्था के किसी एक स्तर पर लक्ष्य भाषा पाठ में अंतरण या प्रतिस्थापन किया जाता है, उसको हम परिसीमित अनुवाद कहते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं स्रोत भाषा पाठ की भाषा व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को लक्ष्य भाषा पाठ में अंतरित या प्रतिस्थापन किया जाना ही परिसीमित अनुवाद कहलाता है। तो परिसीमित अनुवाद में और एक बात है, भाषा के ध्वन्यात्मक स्तर या भाषिक शाब्दिक स्तर, लाक्षणिक स्तर, व्याकरणिक स्तर में किसी एक पर अनुवाद का अंतरण होगा, उसको हम परिसीमित अनुवाद कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए भाषा के ध्वन्यात्मक स्तर होते हैं या शाब्दिक स्तर होते हैं, लाक्षणिक स्तर हैं, व्याकरणिक स्तर हैं। तो किसी एक पर अनुवाद या अंतरण किया जाता है परिसीमित अनुवाद में। उसके बाद पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार में फिर दूसरा अंग्रेजी क्रम संख्या में अर्थ सापेक्ष अनुवाद है। इसमें हमको 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार उप विभाजन हैं, ये उप वर्गीकरण, उप प्रकार हैं। तो इस दूसरे प्रकार में पहला बिंदु है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। मतलब यहाँ मुख्य विषय पर अगर आप ध्यान देंगे तो शब्द प्रति शब्द अनुवाद, मतलब प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। इसे शब्दशः अनुवाद भी कहा जाता है। शब्द प्रति अनुवाद का उपनाम है शब्दशः अनुवाद। यहाँ प्रश्न बनना स्वाभाविक है, शब्दशः अनुवाद इसे कहते हैं, तो वहाँ सही विकल्प होगा एक शब्द प्रति शब्द अनुवाद। या दूसरे रूप में अगर अप्लाइड के रूप में इसको हम प्रश्न के रूप में समझना है तो शब्द प्रति शब्द अनुवाद किसे कहते हैं, तो वहाँ विकल्पों में एक सही शब्द सही विकल्प होगा शब्दशः अनुवाद। तो इसको आप चयन करना होगा। उसके बाद दूसरा अर्थ सापेक्ष अनुवाद में फिर उपविभाग एक है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। इसमें स्रोत भाषा पाठ का प्रत्येक शब्द केंद्र बिंदु होता है। जो भी स्रोत भाषा है उसमें जो सामग्री है उसको हम पाठ भी कह सकते हैं। उस पाठ का प्रत्येक शब्द केंद्र बिंदु होता है।
जब हम कोई स्रोत भाषा की सामग्री है, उस सामग्री को हम अनुवाद कर रहे हैं या लक्ष्य भाषा में अनुवादित करना चाहते हैं, तो वहाँ प्रत्येक शब्द केंद्र बिंदु होता है। जितने भी शब्द हैं, विषय जो भी है, साहित्यिक विषय हो, सांस्कृतिक विषय हो, या कोई विज्ञान से संबंधित विषय हो, कला वर्ग से संबंधित विषय हो, इस तरह किसी भी विषय से संबंधित स्रोत भाषा की सामग्री हो, उस सामग्री में अनुवादक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देता है, प्रत्येक शब्द समझते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए लक्ष्य भाषा में अनुवादित करता है। उसके बाद वाक्य पर ध्यान न देते हुए प्रत्येक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे स्रोत भाषा में जो सामग्री है उसमें शब्द या पद मुख्य है, वाक्य उतना गौण रूप से ध्यान दिया जाता है। जब प्राथमिक रूप से जो शब्द को महत्व दिया जाता है, शब्द का जो अर्थ है वह प्राथमिक रूप से अत्यंत महत्व रखता है, इसलिए अनुवादक जो है शब्द को महत्व देते हुए आगे बढ़ता है और लक्ष्य भाषा में अनुवादित करता है स्रोत सामग्री को। उसके बाद इन शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा में पर्याप्त तलाश किए जाते हैं और इन पर्यायों को अनुवादित करने में उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में वे मूल भाषा पाठ के वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं। जो लक्ष्य भाषा में या स्रोत भाषा की सामग्री में जो शब्द प्रयोग किए हैं, लक्ष्य भाषा में पर्याय तलाश किए जाते हैं। अगर पर्याय अनुवादित पाठ में उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में मूल भाषा पाठ के वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं। जो शब्दों पर जब हम ध्यान देते हैं तो उन शब्दों का जो क्रम है, क्रमिक विकास है शब्दों का, तो उन शब्दों से बने वाक्य हैं, तो उसी क्रम में लक्ष्य भाषा में भी रखता है अनुवादक। तो इस प्रकार जब हम ये अर्थ सापेक्ष अनुवाद में शब्द प्रति शब्द अनुवाद के अंतर्गत, मतलब अगर आप ये साइड हेडिंग पर ध्यान देंगे तो इसमें प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हुए, इसका मतलब यह है कि सोने से आभूषण बनाता है, तो प्रत्येक क्रमिक विकास करते हुए प्रत्येक डिज़ाइन पर जैसा ध्यान देता है, सुनार की तरह अनुवादक भी वहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है या उसके साथ विभक्ति है या प्रत्यय है, उपसर्ग है, इस प्रकार प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद में, इस अनुवाद में कोई भी शब्द छोड़ने की अनुमति नहीं होती है और ना ही अपनी ओर से जोड़ा जाता है जो मूल पाठ में विद्यमान नहीं है। इस प्रकार ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ शब्द प्रति शब्द अनुवाद में और एक बिंदु वह है, कोई भी शब्द नहीं छोड़ना चाहिए और कोई भी शब्द अपनी ओर से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जो मूल भाषा की सामग्री है उसी सामग्री हो यथावत लक्ष्य भाषा में अनुवादित करना चाहिए। तो उस समय अपनी ओर से किसी प्रकार का शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। अगर अनुवादक अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ता है तो वह सफल अनुवाद नहीं कहलाता है। तो मित्रों, अनुवाद के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया में हम पाठ के आधार पर अनुवाद का जो प्रकार है या वर्गीकरण विभाजन है, इसके अंतर्गत हम अर्थ सापेक्ष अनुवाद के उप विभाजन है, इसके बारे में चर्चा की है। तो इससे संबंधित प्रकारों से संबंधित अनुवाद के जो भी विषय हैं, तो यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे। तो अगला कार्यक्रम में आपके सामने फिर दूसरे विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।